हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के बारे में। तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसका नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस करके। और भी इसमें बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली इसकी बात करेंगे क्योंकि इनके जो Q1 25 के रिज़ल्ट आए थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही बेहतरीन थे। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि उस किस क्षेत्र में काम करती है, कैसे उनके रिज़ल्ट रहे, आगे आने वाला ग्रोथ का आउटलुक क्या है, ROE के नोमेनक्लेचर क्या है आगे जाते हुए, वो अपने कैसे बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, और क्या ये बिज़नेस अभी बाई करने के लिए इट्स अ गुड टाइम और इसे अवॉइड करना चाहिए। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस बारे में। तो आप सभी को तो पता है कि नाम से तो लगता है कि एप्टस वैल्यू फाइनेंस मतलब वो हाउसिंग का लोन देती है। वो लोन जो वो देती है वो स्मॉल टिकट साइज़ देती है। मतलब इनका जो कस्टमर बेस है वो सेमी अर्बन विलेज पॉपुलेशन की तरफ है। मतलब वो 7 लाख 8 लाख 10 12 लाख के लोन देते हैं। दे डोंट गिव द लोन लाइक 20 अबव लोन। ठीक है, सो उनका लोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही स्मॉल टिकट साइज़ का है। इसीलिए उनका जो कस्टमर बेस है वो छोटा है। वो गांव के लोगों को या सेमी अर्बन तहसील जैसे इलाके हो वहाँ पर वो अपने लोन को देते हैं। इसीलिए इस स्पेस में उनका जो लोन देने का जो काम है उनको बहुत तेज़ी से बढ़ाना पड़ता है इन ऑर्डर टू ग्रो देयर लोन बुक। बिकॉज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का काम ही यही है, अपने फाइनेंसिंग को ग्रो करना, अपने फाइनेंसिंग को आगे लेके जाना है। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे, जो भी लोन हमें SBI से मिलते आए, ICICI बैंक से मिलता है शहरों में, तो वो जो लोन होता है वो बड़े टिकट साइज़ का होता है। मतलब 50 लाख का लोन होता है, 1 करोड़ का लोन होता है, 3 करोड़ का लोन होता है। तो ये बड़े लोन होते हैं। वो लोन भी किसी को देते हैं, वो लोन देते हैं किसी सैलरीड पर्सन को या किसी कॉरपोरेट आदमी को या किसी बिजनेसमैन को। तो ये जो लोन देते हैं वो बहुत थोड़े सिक्योर्ड लोन होते हैं कंपैरेटिवली जो लोन गांव में दिए जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, अगर मान लो कि किसी ने लोन लिया गांव में और उस गांव में पूरा ही फ्लड आ गया और गवर्नमेंट वहाँ पर मदद दे रहा है, और आप जाके उसके रीपेमेंट के लिए उसके पीछे पड़े हो कि भाई मेरे पैसे दे दे, तुमने तो होम लोन लिया था, मुझे पता नहीं है फ्लड आ गया। तो वहाँ पर यू कैन नॉट फोर्स देम टू गिव यू दी रीपेमेंट ऑन टाइम। तो वहाँ पर एक थोड़ी सी रिस्क होती है कंपैरेटिवली। SBI ICICI का जो लोन वो देते हैं वो जो शहरों में लोन देते हैं। ठीक है, एंड देर इज़ अ डिफरेंस बिकॉज वहाँ पर लोन बुक को ग्रो करना बहुत ईजी है। बिकॉज इट्स लाइक यू कैन गिव वन लोन, लाइक यू कैन गिव 10 लोन्स टू अ वन पर्सन। तो आप क्रॉस सेल प्रोडक्ट भी कर सकते हो शहरों में। ठीक है, तो ये एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस करती है, वो टायर 2 टायर 3 टायर 4 सिटी में अपने लोन बुक को बढ़ा रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग के लिए लोन देती है। हाउसिंग का लोन माना जाता है सिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग योर मनी बैक एज अ कंपनी बहुत ज़्यादा होती है। कौन कौन से लोन होते हैं? एक माइक्रो फाइनेंस लोन होता है, जैसे गांव के औरतों का वो बचत गट होता है, वहाँ पर लोन दिए जाते हैं अपने छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए। तो वो माइक्रो फाइनेंस लोन हुआ। छोटा मोटा काम करने के लिए कोई दुकानदार हुआ, उसको लोन दिया। थोड़ा छोटा मोटा काम करने वाला लकड़ी कामगार है, उसको लोन दिया, उसको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस लोन। वहाँ पर डिफ़ॉल्ट का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू हाउसिंग फाइनेंस में। हाउसिंग फाइनेंस में आप लोन ही ऐसे लोगों को देते हैं जो केपेबल है रीपेमेंट करने के लिए। मान लो इफ़ आई एम स्टेइंग इन पुणे और मैंने फ्लैट लिया हुआ है और मेरे साथ अपने एज्ड पेरेंट रहते हैं और फैमिली रहती है, और मैंने उसी साथ में पर्सनल लोन लिया है, हाउसिंग फाइनेंस का लोन लिया है, और मेरे बहुत सारे लोन चल रहे हैं। अगर मान लो मेरी जॉब चली जाती है तो आप सबसे पहले पर्सनल लोन को डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दोगे। मतलब उसका जो इंटरेस्ट है पर मंथ का वो देना बंद करोगे आप, क्योंकि आपकी इनकम नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन उसी साइड में आप उस घर में रहते हो जिसका मॉर्गेज जो है, वो मॉर्गेज जो आपने बैंक को सबमिट किया है वो उनके पास है। ठीक है, तो आप ये सोचते हो कि यार मैं अगर इनका इंटरेस्ट नहीं दूंगा तो मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और मुझे फिर जॉब सर्च करना या पेरेंट्स को लेके दूसरे जगह पे जाना वो बहुत डिफ़िकल्टी होगा। सो एज ए ह्यूमन माइंडसेट की तरफ से भी, इसीलिए फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव कि होम फाइनेंस करना ये बहुत ही सिक्योर्ड माना जाता है, जहाँ पर NPA ज़्यादा नहीं होता, प्रोविजनिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, तो बहुत नुकसान नहीं होता है कंपैरेटिवली। अगर किसी को गाँव में आपने लोन दिया है, वो थोड़ा मोटा इधर उधर का बिजनेस करता है, 7-8 लाख का लोन करता है, और थोड़ा उसका बिजनेस चलता है, उसके बाद में उसका बिजनेस ठप हो जाता है, वो कहाँ से आपको पैसे देगा? उसके पास ना कोई रिसोर्स है,
वो बोलता है नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस लोन। माइक्रो फाइनेंस लोन में अभी देखो इंडिया में बहुत सारी कंपनियां है, जैसे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गई है, जैसे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस हो गई है। आप उनके रिजल्ट पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि वहाँ पर रीपेमेंट मतलब कलेक्शन इफिशियंसी में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमें हाउसिंग फाइनेंस में नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम कम बैक करते हैं इस एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस एक साउथ इंडिया से स्टार्ट हुई एक एनबीएफसी है जो हाउसिंग सेक्टर में काम करती है। अभी उनके मतलब कुछ 17 ब्रांचेस हैं। इस क्वार्टर में उन्होंने कुछ Q2 में वो 7 ब्रांचेस को खोलना चाहती है, और एट द एंड ऑफ द 2025 मतलब फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर वो 40 ब्रांचेस को खोलना चाहते हैं। दे हैव स्टार्टेड देयर ओपनिंग ब्रांचेस इन महाराष्ट्र एंड ओडिशा। यहाँ पर उन्होंने अपने ब्रांचेस खोले और धीरे धीरे अपने ब्रांचेस को वो बढ़ा रहे हैं। अपने ब्रांचेस को क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये लोग छोटा टिकट साइज़ का लोन देते हैं। तो अगर इनको ग्रो होना है और एज ए इन्वेस्टर हमें ग्रो होना है तो प्रॉफिट दिखानी होगी। और प्रॉफिट कैसे दिखाएगी? वो नंबर ऑफ ब्रांचेस, ये डिस्ट्रीब्यूशन का गेम हो जाता है। जितने आप सिटीज़ में जाओगे, जितने टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जाओगे, जितने नए कस्टमर को आप लोन दोगे, उतना ही आपके लोन बुक में ग्रोथ होगा। क्योंकि ये वॉल्यूम का ग्रोथ है। वो एक ही कस्टमर को 10 लोन नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी इफ़िशियंसी नहीं होती है उसको रीपेमेंट करने की। इसीलिए इन कंपनियों को बहुत बार नए कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं, और नए कस्टमर ढूंढने के लिए उनको ब्रांचेस खोलना पड़ता है, ठीक है। दैट इज़ अ गुड थिंग दैट दे आर डूइंग। अदर थिंग इज़ इस क्वार्टर में मतलब जो क्वार्टर गया Q1 25, तो उन्होंने अपने मोबाइल फर्स्ट सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम करके एक सिस्टम लाया है। मतलब एक मोबाइल का ऐप उन्होंने डेवलप किया, और वहाँ पर वो रेफरल तरीके से या मोबाइल से क्लिक करो आपको लोन का अप्रूवल आ जाएगा, आपकी प्रोसेसिंग जो है वो मोबाइल के थ्रू हो जाएगी। ये सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया है, और कंपनी का कहना है कि इससे हमारी कलेक्शन इफ़िशियंसी बनी रहेगी, इससे हमें लोगों को ट्रैक कर सकेंगे, इससे हमें एक डेटा सेंटर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे होता है वैसे ही ईज़ ऑफ टेकिंग लोन्स को वो बहुत ही चीप करना चाहते हैं, मतलब वो बहुत ही आसान करना चाहते हैं कस्टमर के लिए लोन लेने के लिए। तो वो एक सबसे मुझे बेहतरीन बात लगी इस कंपनी की, जो मोबाइल सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। मतलब कोई भी अगर हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी अपने टेक्नोलॉजी को मतलब ग्रो करती है, क्योंकि ये खेल ही है डिस्ट्रीब्यूशन का, डेटा सेंटर्स का, तो जितना ज़्यादा आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करोगे उतना ही फ़ायदा आपके कंपनी को इफ़िशियंसीज़ में रहेगा। तो इनका जो रास का रिजल्ट था, वहाँ पर उन्होंने Q1 में अपने AUM को ग्रो किया है 27% से YOY बेसिस के ऊपर, और क्वार्टरली बेसिस के ऊपर 5%। मोस्टली अगर हम YOY बेसिस के ऊपर देखोगे तो 27% से ग्रो करना, दैट्स अ फिनोमिनल जॉब दैट दे आर डूइंग इट। उनका कहना है कि अगले आने वाले सालों में हम 2-3 सालों में हम 30% से हम इस लोन बुक को ग्रोथ करेंगे। आज का मार्केट कैप मुझे लगता है 10,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। प्राइस टू बुक है 5 का, मतलब मुझे लगता है PE अगर देखते नहीं हाउसिंग फाइनेंस में 30 का PE है कुछ तो, और थोड़ा बहुत प्राइसिंग हाई प्राइस टू बुक रेशो है। आपको ये समझना पड़ेगा, कोई भी कंपनी अगर हाई प्राइस बुक की होती है तो उसको क्योर भी करना आसान होता है, क्योंकि उसको लोन देते हैं। क्योंकि इन लोगों का काम ही है लोन लेना और लोन देना। जितना ज़्यादा लोन वो लोगों को देंगे उतना ज़्यादा कंपनी आगे प्रॉफिट करेगी, ठीक है। और आपको एक देखना पड़ेगा कि इस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा डेट लेना होगा, लिवरेज लेना होगा, क्योंकि देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल कंपनी एंड द कंज्यूमर कंपनी। मान लो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है और ये एक है एप्टस वैल्यू फाइनेंस, होम फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इनमें बहुत सारा डिफरेंस है। इन कंपनियों को बहुत सारा डेट लेके मतलब लिवरेज लेना पड़ता है, मतलब पैसा उठाना पड़ता है। आप ही सोचो ना कि इनके पास अगर पैसा उठाने के लिए मतलब इनके पास पैसा ही नहीं होगा तो ये किसको लोन देंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि इनको पैसा उठाना पड़ेगा। ये पैसा कहाँ से उठाते हैं? ये पैसा बैंक से उठाते हैं, नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड की तरफ से उठाते हैं, ICFs की तरफ से उठाते हैं। तो ये जितने भी बड़े बड़े हाउसिंग बोर्ड है वहाँ से उठाते हैं। उसके बाद वो बैंक से उठाते हैं, SBI से, ICI से, वहाँ से वो लोन को उठाते हैं और लोन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टायर 2 टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में। तो मान लो कि कोई ऐसी कंपनी है जो मतलब अपने फंडिंग ही नहीं कर रही, मतलब लेवरेज ही नहीं ले रही है, और वो लोन आगे कैसे देगी, अपने लोन बुक को ग्रोथ कैसे करेगी। तो अगर आपको डेट टू इक्विटी रेशो अगर कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो इट्स ओके, बिकॉज वो ओके ही होना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर बोल सकती है कि मेरा डेट ज़्यादा हो गया, बिकॉज उनका बिजनेस मॉडल अलग है। इसलिए आपको सीखना पड़ेगा कि बिजनेस मॉडल हर एक केस में अलग अलग होते हैं।
ठीक है। और एप्टस वैल्यू फाइनेंस में उनकी वाई ग्रोथ अच्छी है। उनका जीएनपीए का नंबर देखोगे आप, मतलब ग्रॉस एनपीए का लेवल देखोगे, वो 1% के अराउंड ही है, जो बहुत ही तगड़ा है। उनके एनपीए के लेवल्स भी अच्छे हैं। डीपीडी बकेट जिसको बोलते हैं, टेस्ट मतलब ड्यू पास डेज, वो भी कंट्रोल लेवल के ऊपर है। मतलब ये कंपनी क्या कर रही है, 30% से अपने लोन बुक को बढ़ा रही है, अपनी जो एसेट क्वालिटी है उसको मेंटेन कर रही है। वो बोल रही है कि मैं आगे जाते हुए 30% का ग्रोथ करूँगा और मैं बहुत सारा लेवरेज लूँगा। दीज आर द स्टैंडर्ड्स विच हैज़ टू बी फॉर द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इसलिए मैंने आज इस वीडियो में इसकी बात करने की सोचा कि एक स्टैंडर्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कैसी होती है, इसका आपको एक थोड़ा सा लुक दे दूँ। एंड सबसे मुझे फैसिनेटिंग बात इस कंपनी की लगी कि उसके आरओई के बारे में उन्होंने जो डिस्कशन किया अपने कॉन कॉल में, अपने रिजल्ट में। लास्ट ईयर में उनका जो रिटर्न ऑफ इक्विटी का जो नंबर था वो 16% था। इस ईयर में उनका Q1 में जो नंबर आया है वो 18.31 आया है। और अगले 3 सालों में वो लोग बात कर रहे हैं कि 18 से लेके 21% की आरओई का नंबर करना है। आरओई का नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितना ज़्यादा आप कंपनी आरओई करेगी, रिटर्न ऑफ इक्विटी वो इम्पॉर्टेंट है। शेयर होल्डर को कितना पैसा मिल रहा है वो डिटरमाइन करता है आरओई का परसेंटेज। कोई भी कंपनी आरओई के परसेंटेज से अच्छी या बुरी मानी जाती है। अगर वो कंपनी 20 के ऊपर की है सो दे आर डूइंग फिनोमिनल जॉब। मतलब आरओई का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसीलिए मतलब आरओई का नंबर आगे बढ़ रहा है, लोन बुक आगे बढ़ रहा है, एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ब्रांचेस को अच्छा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, कलेक्शन इफिशिएंसी को अच्छा कर रहे हैं। और मैनेजमेंट बार बार यही कह रहा है कि हमें 30% से ग्रो करना है। मतलब मैनेजमेंट में एम्बिशन है। जैसे मैंने अपने कल के वीडियो में कहा, अगर आपने वो कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, आपको समझ आएगा जो मैंने बनाया था कि एक मल्टीबैगर कैसा होता है। तो इसी के लेवल पे मैंने एक ये एप्टस वैल्यू फाइनेंस को लेके आए हैं, जिसको आपको समझेगा कि पिछले वीडियो से इसका क्या कनेक्शन है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कमेंट भी कीजिए, जिससे हमें मदद मिलेगी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेके यहाँ आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो ठीक है, जैसे मैंने कहा मैनेजमेंट अच्छी बात है, उसमें भूख है, वो ग्रोथ कर रहा है अच्छी तरीके से, आरओई के नंबर अच्छे जा रहे हैं, वो अपने मोबाइल ऐप को अपग्रेड कर रहे हैं। और उनका 18% जो बिजनेस आता है वो सोशल मीडिया इन्वेस्टिंग, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आता है, उनके रेफरल ऐप से आता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब वो बोलते हैं कि ब्रांचेस तो आता ही आता है, लेकिन ब्रांचेस के बाद वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होना चाहते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज कोई बंदा अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन करके उसकी कॉस्ट में कंट्रोल आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बनेगी। जो उसने लोन बुक की ग्रोथ की है 30% की, उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 21% है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब 21% से प्रॉफिट ग्रो किया है, 30% से लोन बुक को ग्रो किया है और आगे जाते हुए 30% से ग्रो कर रहा है। सो एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए? ग्रोथ, ग्रोथ और ग्रोथ, और अर्निंग्स की ग्रोथ, एंड दिस इज़ वॉट दे आर एग्जैक्टली डूइंग इट। हालांकि इसमें अगर आप मुझे पूछे कि यार सब तो अच्छा है लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसका स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है, अगर आप उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाओगे तो उसमें एक बुरी आत्माएं हैं। मतलब आई मीन लाइक कि वहाँ पर दो प्राइवेट इक्विटी फंड है जो अपना फंड कंटिन्यूसली बेच रहे हैं। मतलब एक का नाम कुछ ट्रू नॉर्थ कुछ है और एक दूसरा है। तो ये दो लोग हैं, उनका कुछ 20% के अलाउंड उसकी इक्विटी है और प्रमोटर के पास थोड़ा है। तो इन लोगों को किसी भी हालत में थोड़ा स्टॉक अगर ऊपर जाए तो उनको बेचना है। इसकी वजह से पिछले 1-2 साल में वो ओवरहैंग बना हुआ है प्राइवेट इक्विटी फंड का। मतलब वो रिटेलर बाय करते हैं, ऊपर जाते हैं, वो लोग बेच करते हैं। अभी आप पूछोगे यार इतनी सारी कंपनी तो अच्छी कर रही है लेकिन वो बेच क्यों रहे हैं? देखो हर किसी के मतलब पैरामीटर्स अलग होते हैं। शायद उनका ऐसा हो कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी फंड मतलब उसका भी एक फंड है ना, लोगों का जुटाया हुआ फंड रहता है, उनको भी तो रिटर्न देना है, उनको भी तो प्रॉफिट बुक करनी होती है। वो मान लो कि 7-8 साल से 5 साल से अगर इस कंपनी में इन्वेस्टेड है तो उनको भी कभी कभी एग्जिट चाहिए, वो एग्जिट उसको मतलब मिलनी चाहिए। उसके भी कोई अलग अलग ये होगी, उसको कुछ अच्छी कंपनियां पसंद आई होगी जो भी 50% से ग्रोथ करती होगी, तो उसको यहाँ का पैसा लेके उधर डालना है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है। तो ओनली थिंग इज कि प्राइवेट इक्विटी का ओनरशिप और ओनरशिप होने की वजह से यहाँ पर एक ओवरहैंग है। जो भी बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इसको चीज़ को देखते हैं, वो बोलते हैं यार मैं 10 करोड़ का इसका बाय करूंगा और आगे जाके प्राइवेट इक्विटी वाला बेचेगा तो क्या होगा। लेकिन एज अ रिटेलर हमें यह देखना है कि
कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा कर रही है, ये गेम ही पेशेंस का है, आपको इन्वेस्टेड रहना है। आपको इसमें अगर आप इफ़ यू इन्वेस्टेड इन दिस, देन मैं कोई मतलब रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप इसमें इन्वेस्टेड, आई थिंक यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग द सक्सेस। बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर 2 ईयर ड्यूरेशन में आपको इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना होगा। और आगे जाके वो अगर पूरा ही प्राइवेट इक्विटी फंड निकल जाता है तो आई थिंक इट्स अ बॉल टू ग्रो, एंड आई थिंक द कंपनी इज़ ऑल्सो डूइंग ग्रेट, ठीक है। और आई थिंक दे आर डूइंग मार्वलस जॉब, एंड हम देखते हैं कि Q2 में उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, उसको भी एनालिसिस करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, कंपनी इज़ डूइंग फिनोमिनली वेल, आप इस कंपनी को देख सकते हैं, देयर इज़ नो बाय और सेल रिकमेंडेशन, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके कोई कमेंट है तो प्लीज़ उसमें लिखना, सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, और हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच।